चांद पर इंसान ने पहला कदम रखा, पर किसी को लगा कि तस्वीरों में असली चांद नहीं है, एक फिल्म का सेट है साहब। प्रधानमंत्री के बेटे की विमान दुर्घटना में मौत हो गई, पर हादसे की घटना पर यकीन करने के बजाय इसके पीछे भी लोगों ने साजिशें गढ़ी और उन पर यकीन किया। एक महामारी ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया, लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि ये दुनिया को बदलने की चीन की साजिश है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सामने दिख रही हकीकत को, सामने दिख रही सच्चाई को काबिल यकीन नहीं मानते, बल्कि उन्हें लगता है कि पर्दे के पीछे से कोई साजिश हुई थी, सच्चाई कुछ और थी और बताई कुछ और गई। कंस्पिरेसी थ्योरीज में हमारी दिलचस्पी का कारण क्या है? वे इतनी पॉपुलर क्यों हो जाती हैं? हम आसानी से उनके ट्रैप में क्यों फंस जाते हैं, या कम से कम उन्हें सुनना जरूर चाहते हैं? आज के एपिसोड में हम इसी गुत्थी पर बात करेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में, जहां आज बात कंस्पिरेसी थ्योरीज की। कंस्पिरेसी थ्योरी यानी लोगों के बीच उपजी ऐसी कहानी जिसके सच होने का कोई सबूत नहीं है, पर फिर भी इस पर लोग भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि किसी पर्टिकुलर घटना के पीछे का सच कुछ और था और इस खेल को कोई ताकतवर ग्रुप या ताकतवर व्यक्ति पर्दे के पीछे से अंजाम दे रहा है। ऐसी कहानियों को ऑथेंटिक बताने के लिए कभी कभी फैक्ट्स तोड़े मरोड़े जाते हैं, कभी पहले से मौजूद नैरेटिव के अनुरूप कहानी गढ़ी जाती है। सवाल है कि लोग आखिर ऐसी कहानियां गढ़ते क्यों हैं और भरोसा करने वाले इन पर भरोसा क्यों करते हैं? हमने अपनी रिसर्च में इसकी 6 बड़ी वजह पाई हैं। हम सब कभी ना कभी दुविधा तो महसूस करते ही हैं, डिलेमा, ये करें साहब की वो करें। इसका कंस्पिरेसी थ्योरी से बहुत गहरा नाता है। कैसे? रॉब ब्रदरटन नाम के एक साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी किताब है सस्पिशियस माइंड्स, व्हाई वी बिलीव इन कंस्पिरेसी थ्योरीज। इसमें एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है टाइडी डेस्क एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स के एक ग्रुप से कहा गया कि ऐसी सिचुएशन सोचिए, याद करिए जिसमें आपने कोई दुविधा महसूस की हो जीवन में। उन्होंने अपने विचारों को, स्टूडेंट्स ने अपने विचारों को कंप्यूटर पर लिखा, लेकिन सबमिट करते ही स्क्रीन पर एक एरर मैसेज आ गया। ये रिसर्चर्स के प्लान का हिस्सा था, पहले से तय था, ताकि छात्र थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएं, थोड़ा असहज हो जाएं, अनकंफर्टेबल से हो जाएं। इसके बाद छात्रों को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले ग्रुप के छात्रों को गंदगी से भरी एक डेस्क पर बैठाया गया, वहां पे पेन, किताबें, कागज सब चारों तरफ फैले हुए थे, अव्यवस्था थी। जबकि दूसरे ग्रुप के छात्रों को डेस्क को साफ करके फिर बैठने को कहा गया। फिर इन दोनों ग्रुप्स को 2 तरह की तस्वीरें दिखाई गई। पहली तरह की तस्वीरों में कुछ हल्के फुल्के पैटर्न्स थे, जैसे कि कोई नाव बनी हुई है या कोई पक्षी या कोई सामान्य सिंपल आकृति बनी हुई है। दूसरी तरह की जो तस्वीरें थी उसमें सिर्फ रैंडम धब्बों से, कुछ रैंडम स्पॉट्स से थे जिनमें कोई पैटर्न नहीं था। छात्रों से पूछा गया कि क्या उन्होंने इन तस्वीरों में कोई पैटर्न देखा, तो जो गंदगी वाली डेस्क पर बैठे हुए छात्र थे उन्होंने न सिर्फ पैटर्न वाली तस्वीरों में सही पैटर्न पहचान लिए, बल्कि जिनमें पैटर्न नहीं भी था, जो रैंडम धब्बे वाली तस्वीरें थी, उनमें भी एक पैटर्न खोज लिया। जबकि जो साफ डेस्क वाले छात्र थे उन्होंने केवल उन्हीं तस्वीरों में पैटर्न पहचाने जिनमें एक्चुअली कोई पैटर्न था। रिसर्चर्स ने पाया कि जब लोग दुविधा या अव्यवस्था की स्थिति में होते हैं तो उनका दिमाग जबरदस्ती ऑर्डर और पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। गंदगी में बैठे छात्रों के दिमाग में अव्यवस्था थी, इसलिए उनका दिमाग हर जगह पैटर्न खोजने लगा। लेकिन दूसरे ग्रुप के छात्र डेस्क साफ कर चुके थे, इसलिए उनका दिमाग शांत था, इसलिए उन्होंने केवल वास्तविक पैटर्न, असल पैटर्न पर ध्यान दिया। पैटर्न बनाना या खोजना हम इंसानों की पुरानी आदत है। हमने तारों के बीच भी नक्षत्रों का पैटर्न ढूंढा है। पैटर्न को देखना और उसे डिकोड करना है तो वैसे मजे का काम, आनंद आता है इसमें, बौद्धिक सुख के लिए भी ठीक है, लेकिन भ्रामक पैटर्न्स के बुरे असर भी हो सकते हैं। उस पर अपन बात फिर कभी करेंगे। रिसर्चर्स ने इसी एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया। दोनों ग्रुप्स के छात्रों से एक सिचुएशन इमेजिन करने को कहा गया। उनसे कहा गया कि अगर कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिले ऑफिस में, तो क्या इसके पीछे उनके किसी कॉलीग की, किसी सहकर्मी की साजिश हो सकती है? तो जो छात्र पहले दुविधा में थे उन्होंने साजिश पर ज्यादा विश्वास किया, जबकि जो छात्र दुविधा में नहीं थे उन्होंने साजिश की थ्योरी पर यकीन नहीं किया। यानी एक्सपेरिमेंट पुष्टि करता है कि अगर हमारा दिमाग उलझन में है, दुविधा में है, तो हम तसल्ली के लिए अनजान चीजों में भी पैटर्न खोज लेते हैं। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, इस तरह से एक थ्योरी का महल बना लेते हैं। यानी पहला निष्कर्ष ये कि कंस्पिरेसी थ्योरीज दुविधा या उलझन की कोख से पैदा होती है।
पर दुविधा इकलौती चीज नहीं है, एक चीज और है जो कंस्पिरेसी थ्योरीज पर भरोसा करने के लिए मजबूर करती है, वो है अनसुलझी पहेलियां। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अनसुलझी रह जाती हैं हमारे समाज में, उसको कोई क्लोजर नहीं मिलता है, उसका पूरा सच सामने नहीं आता, या आता है तो वो सबके लिए काबिले यकीन नहीं होता। मिसाल के लिए दिल्ली के बुराड़ी वाला मामला, एक ही घर के 11 सदस्य फंदे में लटके हुए मिले थे। 11 लोग थे तो 11 पाइप, गेट पर 11 सलाखें, ऐसे पैटर्न्स देखने को मिले, लेकिन पुलिस काफी समय तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। कई तरह की थ्योरीज चली, उसमें कोई बंदा नहीं है जो किसी थ्योरी को वेरीफाई कर सके, इसलिए यह भी एक अनसुलझी गुत्थी ही रहा। ऐसी अनसुलझी गुत्थियां हमें कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्थिति में डालती हैं, माने ऐसी सिचुएशन जिसमें हम तर्क और तथ्य पर चलकर भी विरोधाभासी नतीजे पर पहुंचते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर कहीं कुछ अधूरा है। इस वजह से लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज की मदद से रेजोल्यूशन की खोज में लग जाते हैं, ऐसा रेजोल्यूशन जिससे सच का पता चल सके। ऐसे में व्यक्ति कई बार कही सुनी बातों को अपने हिसाब से तौल लेता है और खुद की संतुष्टि के लिए कहानी बना लेता है। कई बार कंस्पिरेसी थ्योरीज का काम सिर्फ असली सच जानने के लिए नहीं होता। कुछ लोग इन अनसुलझी पहेलियों को एक ब्रेन गेम की तरह देखते हैं, एक दिमागी गेम की तरह, एक पजल सॉल्विंग गेम की तरह। कैसे? किसी भी कंस्पिरेसी थ्योरी का प्लॉट लिखने में एक बात का खास ध्यान रखा जाता है, इंगेजमेंट। सारी कहानी एक साथ नहीं बतानी है। व्यक्ति को इस लालच में, पढ़ने वाले को इस लालच में रखना है कि वो आगे देखे, आगे सुने, आगे पढ़े, तभी उसे पूरी बात पता चलेगी। मिसाल के तौर पर आरुषि तलवार केस। मई 2008 में नोएडा के एक फ्लैट में 13 साल की आरुषि तलवार का शरीर बरामद हुआ। इस केस को लेकर के इतनी थ्योरीज आई कि आप गिन नहीं सकते। शुरुआती पुलिस जांच में आरुषि के माता पिता को प्राइम सस्पेक्ट माना गया, फिर बात नौकर पर आ गई और फिर एक अज्ञात आदमी तक। लेकिन इस केस को लेकर हर किसी के पास अपनी एक थ्योरी थी। चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 में अपने जजमेंट में माता पिता को केस से बरी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी पेंडिंग है, माने हम आज भी नहीं जानते कि आरुषि की मौत कैसे हुई। लेकिन जब भी केस की चर्चा होती थी, सबके पास अपनी एक थ्योरी होती थी। इस केस से लोगों को अपने हिसाब से कई सारी कड़ियों को जोड़ने का मौका मिला, जिससे लोगों को पजल सॉल्विंग वाली फील आती है। कंस्पिरेसी थ्योरी को गढ़ने और उसमें भरोसा करने का ये पहलू हमारी क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टिंक्ट्स को पूरा करता है। एक तरह की संतुष्टि मिलती है हमें ऐसा करके। बायस यानी पूर्वाग्रह इंसानी दिमाग का एक स्वाभाविक हिस्सा जो हमारे सोचने समझने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी एक पड़ोसी को अपने उधार दी, पड़ोसी ने गाड़ी को आपको साहब लौटा दिया अगली सुबह, लेकिन जब आपने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की ऑफिस जाने के लिए तो स्टार्ट नहीं हुई, तो आपको क्या लगेगा कि पड़ोसी ने गाड़ी खराब करके दी है। लेकिन असलियत कुछ और भी हो सकती है, जैसे काफी टाइम से सर्विसिंग नहीं हुई हो आपकी गाड़ी की और बैटरी पर कार्बन जम गया हो। पर यह उदाहरण बताता है कि कैसे हमारा दिमाग तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, वो भी बिना तथ्यों की पड़ताल किए। जोसेफ फॉरगेज और फ्रेडरिक ब्राउमास्टर नाम के सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एक किताब लिखी है, द सोशल साइकोलॉजी ऑफ गलिबिलिटी। इसके मुताबिक हम इंसानों को रैंडमनेस पसंद नहीं आती। हम हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण खोजने की कोशिश करते हैं और अपने कारणों के हिसाब से हम पक्ष चुनते हैं। जब हम ये चुनाव बिना सच जाने हुए करते हैं तो उसे इंटेंशनैलिटी बायस कहते हैं। यह हमें विश्वास दिलाता है कि छोटी छोटी घटनाओं के पीछे भी कोई साजिश या कोई मकसद छुपा हुआ है। जैसे आज भी कई लोग मानते हैं कि 9/11 के हमले के पीछे अमेरिकी सरकार का ही हाथ था, या फिर IPL के मैच में अगर कोई कमजोर टीम जीत जाए तो लोग कहते हैं कि मैच फिक्स था। एक और तरह का बायस होता है प्रोपोर्शनैलिटी बायस। ये इंटेंशनैलिटी बायस का लिबरल वर्जन है, यानी खतरनाक ये भी है, बस इंटेंशनैलिटी बायस जैसे कट्टर पूर्वाग्रह से एक लेवल नीचे का है। माने इस केस में व्यक्ति छोटी मोटी चीजों को तो रैंडम मान लेता है, उनको स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसको शक तब होता है जब कुछ बड़ा हो जाए। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर यकीन कर लिया लोकसभा चुनाव में, पर फैजाबाद की हार के पीछे उन्हें साजिश लगी। एक कंफर्मेशन बायस भी होता है, इसमें लोग अपनी पूर्व धारणाओं के पक्ष में तथ्य खोज लेते हैं। ऐसे फैक्ट्स चुन चुनकर खोज लिए जाते हैं जो उनकी पहले से तय कहानी को लॉजिकल और असली बनाएं या दिखाएं। ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज को खत्म कर पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि पहली नजर में ये एकदम ऑथेंटिक लगती हैं। उदाहरण के तौर पर
कोविड का आयुर्वेदिक इलाज। कई आयुर्वेदिक दवा के विक्रेताओं ने अपनी दवाइयों से कोविड खत्म करने की बात कही, दावे किए। इसके लिए उन्होंने तर्क दिए कि अश्वगंधा और तुलसी से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और कोरोना ठीक हो जाता है। अब ये बात कई रिसर्चेस में सामने आई है कि तुलसी और अश्वगंधा से इम्यूनिटी कुछ हद तक बेहतर होती है, लेकिन इस बात का प्रमाण नहीं है कि ये कोरोना का इलाज करने में सक्षम है। ये तो बात हुई इंसानी साइकोलॉजी की, लेकिन सोशल मीडिया और समाज का प्रेशर भी कंस्पिरेसी थ्योरीज को बनाने और भुनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। आपने नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया के प्रसार के साथ कंस्पिरेसी थ्योरीज की गाड़ी भी तेज चलने लगी है। विचारधारा, धर्म और जाति का फैक्टर है और लोग वही सूचनाएं देखना चाहते हैं जो उनकी पूर्व धारणाओं को पुष्ट करें। इससे इको चैम्बर्स बन जाते हैं और वे अपनी अपनी थ्योरीज को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के तौर पर कोविड वैक्सीन का केस, इसको लेकर के कई कंस्पिरेसी थ्योरीज बनी। किसी ने कहा कि पुरुष इससे नपुंसक हो जाते हैं, किसी ने कह दिया कि ये एक पार्टी विशेष की वैक्सीन है, भरोसे के काबिल नहीं है, किसी ने कहा कि लोगों को इंजेक्शन में पानी भर करके लगा दिया गया। कई लोगों ने इन्हीं थ्योरीज की वजह से वैक्सीन लगवाने से मना भी कर दिया। कई बार सरकार, व्यक्ति या किसी संगठन पर भरोसा ना होना या कम भरोसा होना भी कंस्पिरेसी थ्योरीज की वजह बनता है। ऐसे में इन इंस्टीट्यूशंस का अच्छा काम भी शक की नजर से देखा जाता है या इनकी गलतियों को साजिश समझा जाता है और फिर उसे प्रूव करने के लिए कहानियां गढ़ी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर चुनाव आयोग पर जो आरोप लगते हैं ईवीएम के हवाले से, कुछ ईवीएम्स में तकनीकी खराबी आई, इसने एक डाउट, एक शक पैदा किया। इस डाउट को हवा दी विपक्षी नेताओं ने और उन थ्योरीज को जन्म मिला कि सरकार चुनाव जीतने के लिए ईवीएम हैक करती है, जबकि ये कभी साबित नहीं हो सका। कंस्पिरेसी थ्योरीज भले ही इंसान की फितरत का हिस्सा हैं, लेकिन इसकी कई समस्याएं भी हैं, जैसे कि किताब सस्पिशियस माइंड्स व्हाई वी बिलीव इन कंस्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक कंस्पिरेसी थ्योरीज लोगों के बीच अस वर्सेस देम की सिचुएशन पैदा करती हैं, क्योंकि लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज पर अपने मतभेदों की वजह से एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। इसके अलावा कंस्पिरेसी थ्योरीज टेम्पररी कंफर्ट देती हैं, थोड़ी देर की राहत तो मिलती है, लेकिन लंबी अवधि में व्यक्ति हर चीज को शक की नजर से देखने लगता है। इस वजह से होती है एंजाइटी और अविश्वास। इसलिए शक को दूर भगाइए, अवेयरनेस का दामन थामे रहिए ताकि उलझने और दुविधाएं कम रहें, ताकि आप भी कह सकें कि साहब लाखों कंस्पिरेसी थ्योरीज हमारे सामने से गुजर जाएं, पर मजाल के हमने कभी उन्हें आंख उठाकर देखा हो। यह एपिसोड लिखा था आकाश ने। जाते जाते एक जरूरी सूचना, दी ललन टॉप पर 26 जनवरी से एक पॉडकास्ट शुरू हो रहा है भाई साहब, विशुद्ध मिडिल क्लास बकैती का सस्ता सुंदर काम चलाऊ पॉडकास्ट, जिसका नाम है मध्यम वर्गीय। हर रविवार दोपहर 1 बजे आएगा ये शो। मिडिल क्लास के आचार विचार, जुगाड़, जिम्मेदारी, रिश्तेदारी, चालाकियां, नादानियां, परेशानियों की बातें इसमें होंगी। मजे का खास आपके प्रबंध है, क्योंकि मिडिल क्लास में क्लास है। देखते रहिए दी ललन टॉप।